अंडर 12 में उसी में चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर को अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं कि फाइनेंस को कहां कहां यूज करना, राइट। तो ऐसे कुछ 3 फाइनेंशियल डिसीजंस है। उसमें पहला है डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारे पास पैसे पड़े हैं, मैं अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मेरी बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास पैसे पड़े तो मैं अभी क्या सोचूंगा, चलो प्रॉपर्टी परचेस कर लेता हूं, फ्यूचर में उसका रेट बढ़ेगा, चलो गोल्ड परचेस कर लेता हूं, उसका रेट भी बढ़ेगा, चलो शेयर परचेस कर लेता हूं, उसका रेट भी बढ़ेगा, राइट। बट ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता है, उसका सिस्टमैटिक वे होता है कि इस तरह से काउंट करके हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले तो वो सही हो सकता है, सचोट हो सकता है, अदरवाइज पैसे डूब भी सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कि देखो डिसीजन बहुत सारे होते हैं। इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या? सबसे पहले लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, राइट। दूसरा क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ दोज असेट इन विच कैपिटल फंड इज टू बी इन्वेस्टेड इन फ्यूचर, राइट। फाइनेंशियल मैनेजर को देखो इन्वेस्ट तो करना है, तो उसको डिसीजन लेना होगा कि कौन सी असेट में कौन सा इन्वेस्ट करे, उसे असेट सिलेक्ट करनी होगी, राइट। क्योंकि फ्यूचर में कौन सी असेट से ज्यादा इन्वेस्ट मिलेगा वो देखना होता है, राइट। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, इसे कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। आपको बजट का मीनिंग पता ही है, राइट। एक कैपिटल बजटिंग मतलब पैसों का बजटिंग। तो इन्वेस्टमेंट के इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले क्या लिखा जाएगा कि रिस्क कितना और रिटर्न कितना मिलेगा फ्यूचर। सो वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग या फिर वेरियस मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग आर बीइंग यूज्ड सच एंड पेबैक मेथड। पेबैक मेथड मतलब मैंने आपको नेट फ्यूचर वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू समझाया था। पेबैक मेथड मतलब जब हम वापस से पैसों को उस मतलब इन्वेस्ट 10 साल आज मैंने इन्वेस्ट किया है, 10 साल बाद मैं वापस से सेल करूंगा तो कितना मुझे मिलेगा, मतलब रिटर्न कितना मिलेगा। पेबैक मेथड से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर रेट ऑफ रिटर्न कितना रिटर्न मिलेगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कितना कैश फ्लो आएगा फ्यूचर में आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ये सब अलग अलग मेथड, राइट। जब एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो इन्वेस्टमेंट के, 10 लाख रुपए पड़े तो 10 लाख रुपए की सुना लो, 10 लाख रुपए का शेयर लो, 10 लाख रुपए का रियल एस्टेट लो, तो एक से ज्यादा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सब मेथड से हम काउंट कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन से बेस्ट रिटर्न मिल सकता है, राइट। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना हो तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला नीड ऑफ टोटल कैपिटल। सबसे पहले तो टोटल कैपिटल कितनी चाहिए, उसमें करंट कितना रखना है, फिक्स कितना रखना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना वापस बिजनेस में लाना है, कितना डिविडेंड के तौर पे देना है। तो नीड ऑफ टोटल कैपिटल। नंबर 2 एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिसीव्ड इन फ्यूचर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हमने कोई इन्वेस्ट किया तो फ्यूचर में उसके ऊपर से कितना रिटर्न मिलेगा और एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। नंबर 3 एस्टिमेटेड कैश रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितना एस्टिमेटेड कैश होगा। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में रिस्क का एलिमेंट कितना ज्यादा है। नंबर 5 रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आफ्टर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के बाद वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी। नंबर 6 यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। इन्वेस्टमेंट जिस चीज में किया है उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, मतलब पैसे से उसकी लाइफ कितना, कितने सालों बाद उसकी इकोनॉमिक लाइफ मतलब पैसों के अमाउंट में गिरावट आ जाएगी। और एस्टिमेटेड लाइफ ओरिजिनल क्या है उसकी। कोई हमने बिल्डिंग परचेस किया तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ भी अलग होती है और एस्टिमेटेड लाइफ भी अलग होती है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब 10 साल के बाद उसकी प्राइस बढ़ना बंद हो जाएगी, पर वो हाई पीक पे आ जाएगी। और एस्टिमेटेड लाइफ मतलब 20 साल के बाद वो बिल्डिंग गिर जाए, हो सकता है, राइट। नंबर 7 सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सिग्निफिकेंस। नंबर 8 कैपिटल रैशनिंग। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितना रेज कर सकते हैं। देन आफ्टर नंबर 9 सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर। फ्यूचर में अर्निंग करने के लिए सर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, राइट। तो एक चीजें अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करती है। देन आफ्टर पॉइंट नंबर 2 डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज इक्वल टू असेट ऑफ द कंपनी, राइट।
मतलब असेट में इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल डिसीजन लेना मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना बिजनेस का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर पहला होता है सिर्फ इक्विटी शेयर आप कैपिटल में मतलब इक्विटी शेयर बेस्ड कैपिटल कमाओ, या फिर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों, या फिर इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर, या फिर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस एंड डिबेंचर, तीनों को मिलेके भी हम हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट। तो सिर्फ इक्विटी शेयर रखना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर रखना, सिर्फ डिबेंचर और इक्विटी शेयर रखना, ये अलग अलग डिसीजंस लेना, राइट, उसे बोलते हैं फाइनेंस। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड डेट। ओनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, एंड डेट मतलब डेट को डिबेंचर भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है। शेयर्स के पैसे हमें कभी वापस नहीं करने होते, डिबेंचर के पैसे हमें कुछ सालों के बाद वापस करने पड़ते हैं। तो डिबेंचर को डेट बोलते हैं, इक्विटी शेयर को ओनर्स कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल एंड डेट इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में एक मार्क्स के लिए, व्हाट इज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर? ऑप्टिमम, तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड डेट, राइट। और अगर आपने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अपने कंपनी में बनाया है तो वो बहुत ही कम रिस्की, इट इज लेस रिस्की एंड एंश्योर्स मैक्सिमम रिटर्न, उसकी वजह से रिटर्न भी ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। Then there are two factors affecting finance. पहला फैक्टर है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का टाइप्स क्या है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपके बिजनेस का साइज क्या है, आपके बिजनेस का ग्रोथ क्या है, आपके बिजनेस को कितना फाइनेंस चाहिए, फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड नेचर ऑफ असेट्स, आपके बिजनेस के डायरेक्टर्स की एटीट्यूड कैसा है, ये सब चीजें इंटरनल फैक्टर है जो फाइनेंसिंग को अफेक्ट करती है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लीगल रेस्ट्रिक्शंस, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है जो फाइनेंसिंग के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। देन आफ्टर नंबर थर्ड, डिसीजन रिगार्डिंग रिलेटेड टू डिविडेंड। अब डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है और उसे भी कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले डिविडेंड इज अ प्रॉफिट, राइट। डिविडेंड एक प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, या फिर डिविडेंड इज अ रिटर्न टू शेयर होल्डर ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर ने शेयर लिए है मतलब पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसके बदले में उसे डिविडेंड कितना मिलेगा, वो एक रिटर्न फॉर शेयर होल्डर। डिविडेंड को हम कैश में भी पे कर सकते हैं, चेक में भी पे कर सकते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट पार्ट ऑफ रिटेन। मतलब फाइनेंशियल मैनेजर को यह डिसाइड करना होता है कि कितना प्रॉफिट का हिस्सा है उसे हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना प्रॉफिट हमारे पास रखे ताकि उसको बिजनेस में बड़ा कर सके, उसको रिजर्व में डाल सकते, संभाल के प्रॉफिट करो कि फ्यूचर में काम आ सके, मशीनरी परचेज करे या ना करे। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी के जो प्राइस है मार्केट के वैल्यू, राइट, वो अफेक्ट करेगी कितना आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। देखो यहाँ फाइनेंशियल मैनेजर के पास दो दुविधा है। दुविधा नंबर, if major profit distributed then pluffing back of profit is decreased। pluffing back of profit मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसको वापस में बिजनेस में इन्वेस्ट करना, राइट। जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिजर्व में डालना। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कम होगा, बिजनेस के लिए फ्यूचर के लिए प्रॉफिट पैसे हम कम संभाल सकेंगे। मेजर प्रॉफिट री इन्वेस्ट, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्लफिंग बैक करे और वापस से री इन्वेस्ट करे तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड गेट डिक्रीज। तो ये दोनों दुविधा है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर को इसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, राइट। उसके अलावा डिविडेंड कितना देना उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन। तो पहला डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग करंट ईयर, राइट। सबसे पहले करंट फाइनेंशियल ईयर में डिविजिबल प्रॉफिट कितना है कंपनी का, राइट। वो सबसे पहले, वो तो सही बात है, प्रॉफिट ही डिविडेंड को अफेक्ट करेगा। प्रॉफिट हुआ है तो भी सोचना है कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। तो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। देन आफ्टर एस्टिमेटेड इनकम इन फ्यूचर। अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वापस से इनकम कितनी होगी फ्यूचर में, राइट। तो बचा है पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसे री इन्वेस्ट करके हम फ्यूचर में कितनी इनकम कमा सकते हैं। तो एस्टिमेटेड मेंशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर। नंबर थर्ड, रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द पास्ट ईयर। पिछले सालों में कंपनी ने कितने रेट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, ये भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नंबर फोर, नीड ऑफ प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट की नीड है तो कितनी,
ये भी अफेक्ट करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को। नंबर 5, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल नीड ऑफ कंपनी एट द प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और कंपनी को कितनी फाइनेंशियल नीड, ये भी डिविडेंड को अफेक्ट करता हुआ फैक्टर है। नंबर 6, रेशियो ऑफ रिजर्व। रिजर्व मतलब कंपनी का पिगी बैंक। हम बचपन में इतना छोटा सा पिगी बैंक रखते थे, कंपनी का पिगी बैंक बहुत बड़ा होता है। फ्यूचर में कुछ अगर आकस्मिक जरूरत पड़े पैसों की तो उस रिजर्व में से यूज कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ रिजर्व ऑफ कंपनी, ये भी डिविडेंड को अफेक्ट करता है। नंबर 7, फ्यूचर प्लानिंग ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं, उसका प्लानिंग क्या है, वो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नंबर 8, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर, ये तो अफेक्ट करेगा ही करेगा डिविडेंड को कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। नंबर 9, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट को टैक्स कितना कौन सा पे करना है, तो टैक्सेशन पॉलिसी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। नंबर 10, लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कंपनी लोग को फॉलो करके ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शन भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नंबर 11, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। नंबर 12, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, हाल में कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है, मतलब शेयर की प्राइस क्या है, दूसरी कंपनी क्या डिविडेंड दे रही है वगैरह। नंबर 13, ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी, कंपनी किस ग्रोथ से डेवलप कर रही है, किस रेट से डेवलप कर रही है, वो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। एंड नंबर 14, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी की अभी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, मतलब कंपनी के पास करंट एसेट, कैश, बैंक, डेटर, ये सब कितने, ये सब चीजें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है। अगेन फाइनेंशियल डिसीजन में पहला डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एंड तीसरा है डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड, जो तीनों फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं, राइट। सो थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे।